बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जी व्यूअर्स एंड फ्रेंड्स, ये वीडियो वीकली एनालिसिस है गोल्ड, क्रूड ऑयल और यूरो यूएसडी का। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि तीनों पेयर्स में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या टेक्निकल चल रहे हैं और क्या फंडामेंटल चल रहे हैं। और दूसरा हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कल जो फ्राइडे गुजरा है उसमें हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी थी और उस पे हम किस हद तक कामयाब रहे, कितना प्रॉफिट लिया। फ्रेंड्स, मैं आपको और बताता चलूं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप लिंक पे क्लिक करके हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको फ्री सिग्नल मिलेंगे। और आज से मैंने अपना एक्सनेस पे आईपी लिंक भी सेंड किया है ग्रुप में। आप हमारे पार्टनर, आईबी ब्रोकर पार्टनर बन सकते हैं। आईबी का लिंक भी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दूंगा। उसको क्लिक करके आप नया एक्सनेस का अकाउंट बना के हमारे आईबी पे ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप अपना जो पुराना एक्सनेस का अकाउंट है उस पे पार्टनर चेंज में जाके आप ब्रोकर चेंज कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसको फिनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। और जो हमारे रिटर्न सिग्नल्स होंगे या वॉइस होगी या कोई कॉल होगी कि इस पे आप सेल बाय करें, तो उस पे आप सेल बाय करें। बाकी यह है कि हमारे ये जो ट्रेडिंग लेवल या टेक्निकल एनालिसिस होते हैं, ये तकरीबन तकरीबन 80 to 95% एक्यूरेट होते हैं। जी फ्रेंड्स, एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले कैलेंडर न्यूज और फिर जियोपॉलिटिकल और पॉलिटिकल न्यूज देखते हैं। जी फ्रेंड, 24 नवंबर मंडे को एनजेडी न्यूजीलैंड डॉलर के रिलेटेड रिटेल सेल्स का डेटा है। यूरो एनजेडी डिप में गया हुआ है, हाल तो कि उसका मैं एनालिसिस इस वीडियो में नहीं करता, लेकिन वो एक डिप पे है और रिटेल सेल्स का डेटा है। और फर्दर इसका मेरे ख्याल में इसी वीक में आगे चलकर देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट का डेटा भी है, जिसमें इंटरेस्ट रेट कट करने जा रहे हैं, तो यूरो एनजेडी बाय की तरफ निकलेगा। जी फ्रेंड्स, यूरो के रिलेटेड मीडियम इंपैक्ट न्यूज है जर्मन बिजनेस क्लाइमेट। और मंडे को यूएसडी के रिलेटेड कोई न्यूज नहीं है। और ट्यूसडे को यूएसडी के रिलेटेड मीडियम इंपैक्ट न्यूज है कंपोजिट हाउस प्राइस इंडेक्स ईयर ओवर ईयर का डेटा। और मीडियम लो इंपैक्ट न्यूज है एचपीआई का ही डेटा है, वो भी मंथ ओवर मंथ का है। फिर सीबी कंज्यूमर बोर्ड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा है, हाई इंपैक्ट डेटा है। ये मंगल ट्यूसडे को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8 बजे आएगा। फिर मीडियम इंपैक्ट न्यूज डेटा है न्यू होम सेल्स और रिचमोंड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, ये भी रात 8 बजे है। वेंसडे को एयूडी पे सीपीआई का डेटा, लेकिन एयूडी का हम कोई पेयर ट्रेड नहीं कर रहे, किसी का एनालिसिस नहीं कर रहे। जी, एनजेडी का ऑफिशियल कैश रेट्स, जिसमें 50 बेसिक पॉइंट कम करने जा रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड। ये 50 बेसिक पॉइंट कम होंगे, न्यूजीलैंड डॉलर वीक होगा, यूरो एनजेडी ये ऊपर जाएगा। एनजेडी जिस भी करेंसी पेयर पे नीचे है वो करेंसी पेयर ऊपर जाएगा, जिसमें ये एनजेडी ऊपर है वो नीचे आएगा। जी, साथ इसके दो और न्यूज होती हैं जब भी किसी भी बैंक का रेट कट होता है, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट होती है और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स उस बैंक के। जी फ्रेंड्स, वेंसडे को ही 6:30 पर यूएसडी के रिलेटेड प्रिलिमिनरी जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्वार्टर ओवर क्वार्टर का डेटा है।
खासा हाई इम्पैक्ट डेटा है और इसकी फोरकास्ट न्यूट्रल है। और बुध वाले दिन ही, वेंसडे को ही इन्होंने वीकली जॉब लेस क्लेम्स का डेटा दे दिया है। नॉर्मली ये थर्सडे को आता है, जिसकी फोरकास्ट किसी हद तक डॉलर के खिलाफ है। फिर मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स का डेटा, ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर का डेटा और जीडीपी प्राइस इंडेक्स का डेटा। ये तीनों मीडियम इम्पैक्ट न्यूज हैं। वेंसडे को खासा न्यूज के हवाले से खासा बिजी दिन रहेगा। और फिर 7:45 पे शिकागो पीएमआई का डेटा है और कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स का डेटा हाई इम्पैक्ट डेटा है। ये रात 8 बजे आएगा। डेटा के टाइम जब कभी ज्यादा डेटा हो किसी भी करेंसी का, तो उस करेंसी पेयर पे आप अगर ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेड को ब्रेक इवन कर लें, सेव कर लें या प्रॉफिट बुक कर लें। ओपन ट्रेड नहीं छोड़ते होते। कल यूरो यूएसटी पे आपने देख लिया, हालांकि मैंने कोई 10 साढ़े 10 बजे के करीब सब ग्रुप्स में डाला था कि न्यूज पैक डे है। और वेंसडे को क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डेटा है 8:30 पर। अब इसकी फोरकास्ट शो नहीं हो रही। और वेंसडे और थर्सडे दरमियानी रात 12 बजे एफओएमसी मीटिंग मिनट्स हैं। जस्ट एफओएमसी मीटिंग मिनट्स पे मार्केट कोई खासी वोलेटाइल नहीं होती। हाँ, अगर इंटरेस्ट रेट का डेटा हो साथ तो फिर मार्केट में कोई वोलेटिलिटी रहती है। हाँ, एक चीज है कि अगर वेंसडे वाले दिन जो 5 6 7 न्यूज आनी है यूएसटी के रिलेटेड, अगर इनका इम्पैक्ट मार्केट ने ना दिया तो फिर वो एफओएमसी मीटिंग मिनट्स के बाद रेट मतलब उसका इफेक्ट दे सकते हैं। ऐसा कभी कभी हो जाता होता है। जी, थर्सडे को यूरोप का डेटा है, जर्मन सीपीआई का डेटा, जर्मन प्रिलिमिनरी सीपीआई का डेटा है मंथ और मंथ का, जिसकी फोरकास्ट नेगेटिव है। यूरो यूएसडी पहले डाउन है, ऊपर से ये फोरकास्ट भी नेगेटिव है। ये कंसर्निंग चीज हो जाएगी यूरो यूएसडी के लिए। और थर्सडे को ही 2 बजे दोपहर रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर की स्पीच है। और थर्सडे को यूएस में बैंक हॉलीडे है, थैंक्स गिविंग डे है। इसी वजह से जॉबलेस क्लेम डेटा जो था वीकली का, वो थर्सडे की बजाय उन्होंने वेंसडे किया। यही वजह थी। जी, फ्राइडे लास्ट डे ऑफ द वीक टोक्यो कोर सीपीआई का डेटा होगा ईयर और ईयर का, जिसकी फोरकास्ट जापानीज येन के हक में है। और उसके बाद सीएचएफ पे जीडीपी का डेटा क्वार्टर ओवर क्वार्टर। और फ्राइडे को यूएसटी के रिलेटेड कोई न्यूज नहीं है। यूरो के रिलेटेड कोर सीपीआई फ्लैश एस्टीमेट, ईयर ओवर ईयर सीपीआई फ्लैश एस्टीमेट, ईयर ओवर ईयर मीडियम इम्पैक्ट डेटा है। जी फ्रेंड्स, सब डेटा को देख लिया, कौन कौन से डेटा है। मंडे को कोई खास डेटा नहीं है। अब बढ़ते हैं जियोपॉलिटिकल न्यूज की तरफ। जियोपॉलिटिकल न्यूज देखें तो यूक्रेन और रशिया, रशिया सेज हाइपरसोनिक मिसाइल स्ट्राइक ऑन यूक्रेन वाज अ वार्निंग टू रेकलेस वेस्ट। पुतिन कह रहा है कि ये मगरब को, वेस्ट को, यूरोप को हमने एक पैगाम दिया है, एक वार्निंग दी है, जो हाइपरसोनिक मिसाइल का अटैक हमने यूक्रेन पे किया। जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट हुए थे, अभी वो तो नहीं, जब इलेक्ट हुए थे तो तब सीज फायर की बातें चली थी, उसने पुतिन को भी कॉल की थी, इधर नेतन्याहू को भी कॉल की थी। लेकिन अभी जो चीजें नजर आ रही हैं, ट्रंप भी किसी हद तक अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलना चाह रहा है। और कोई खातिर खा वो अभी, खैर वो तो नहीं ली, लेकिन अभी कोई खातिर खा उसका कोई इम्पैक्ट नजर नहीं आया जो सीज फायर की बातें हो रही हैं। बल्कि एक जगह पे आ रहा है कि वो इसराइल को बैक कर रहा है हमास के खिलाफ। नेक्स्ट न्यूज देखेंगे हम इसराइल और हमास की। जी,
नेतन्याहू इन गाजा सेज हमास विल नो लॉन्गर रूल एनक्लेव। कहता कि इनका जो एनक्लेव है वो ज्यादा देर रूल नहीं करेगा। सख्त पैगामात हैं जंगी सूरत हाल पे और मिडल ईस्ट पे। बाकी अगर हम नजर दौड़ाएं, यहाँ पे एक और न्यूज थी जी, ये न्यूज, विद ट्रम्प बैक इसराइली सेटलर रिवाइव गोल ऑफ फुल कंट्रोल ऑफ वेस्ट बैंक। मगरबी किनारे का फुल कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं इसराइली विद ट्रम्प बैक, कि ट्रम्प की पुष्टपनाही, उसकी बैकिंग के साथ। मतलब जो सीज फायर की बातें चली थी वो सारी फेड आउट हो गई हैं। यही वजह है कि आपका गोल्ड भी अप गया, सिल्वर भी अप गया है और आपका क्रूड ऑयल भी अप गया है जी। अब इंटरनेशनल एनालिस्ट की बातें कर लेते हैं। वॉल स्ट्रीट और मेन स्ट्रीट, ये गोल्ड पे इनका एनालिस्ट पैनल बैठता है। उनका वीकली सर्वे आता है। इस वीक का जो उनका सर्वे है 25 से 29 नवंबर, गोल्ड क्या कर सकता है, किस डायरेक्शन जा सकता है। वॉल स्ट्रीट के 89% एनालिस्ट कह रहे हैं कि गोल्ड बुलिश जाएगा, बाय की तरफ रहेगा। और एक भी उनका एनालिस्ट नहीं कह रहा कि गोल्ड बेरिश जाएगा। और सिर्फ 11% उनके एनालिस्ट हैं जो गोल्ड न्यूट्रल की बात कर रहे हैं कि रेंज में रहेगा गोल्ड, कोई ज्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं आएगी नेक्स्ट वीक। मेन स्ट्रीट जर्नल, ये जो ब्लू ब्लू पट्टी नजर आ रही है आपको, इसमें 66% मेन स्ट्रीट के एनालिस्ट कह रहे हैं कि गोल्ड बुलिश रहेगा और 19%, 19% कह रहे हैं कि बेरिश रहेगा और 15%, 15% जस्ट कह रहे हैं कि न्यूट्रल रहेगा। मतलब ओवरऑल गोल्ड एनालिस्ट की नजर में बुलिश है, बाय की तरफ है जी फ्रेंड्स। न्यूज वगैरह पे सब पे 12-13 मिनट गुजर के अब आते हैं चार्ट की तरफ। सबसे पहले गोल्ड। गोल्ड ने जब इलेक्शन के दिनों में रिट्रेस लेना शुरू किया, तब जब 2790 के पास पास था, मैं बल्कि 2750 के पास पास गया था, तो तब मैंने अलर्ट जारी कर दिया था कि ये मंथली ट्रेंड लाइन को टकराने वाला है, रेजिस्टेंस लाइन को टकराने वाला है और इलेक्शन भी आने वाले हैं। तो यहां से ये 50, 100, 200 डॉलर नीचे आ सकता है। और फिर मैंने ईयरली रिट्रेसमेंट लेवल लगाए थे और फिर मैंने एक खास मूव का रिट्रेसमेंट लेवल भी आपको बताया था कि मार्केट अगर यहां से नीचे गिरती है तो ये 2600, 2540 और 2480 और 2387 और 2288 यहां तक जा सकती है। और यही बताया था कि छोटी लॉट के साथ ये एरियाज टारगेट करने हैं। 2600 पे भी आपने ट्राई करनी है बाय की, आपने 2540 पे, 2540 पे भी करनी है ट्राई, आपने 2480 पे भी करनी है। अब 2540 लगाने के बाद 2537, $2-3 का फर्क रहता है बाज़ दफा रिट्रेसमेंट लगाते हुए। एक $5-6 भी लाइन आगे पीछे हो जाए तो रिट्रेसमेंट लेवल पे थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है। 2537 लगाने के बाद मार्केट ये डाउन चैनल चल रहा था, मार्केट अप जाना शुरू हुई। अब यहां पे इसने 2600 के पास पास ये डिसेंडिंग चैनल ब्रेक किया, यहां से असेंडिंग चैनल स्टार्ट हो गया था। ठीक है। और मैंने एक एनालिसिस में ये भी आपको बताया था कि यहाँ पे असेंडिंग ट्राइंगल बन रही है इस एरिया में ये। ठीक, ये ट्राइंगल मार्केट को ऊपर लेके जा सकती है, लेकिन कंसर्न था 2551 के ऊपर मार्केट स्टे करना। वहां की इसने ये चैनल ब्रेक किया, उसके बाद गोल्ड अप जा रहा है। अब फर्दर कहां तक जा सकता है? ठीक, ये अपना ऑल टाइम हाई भी लगा सकता है। अब हमने देखनी है कि इसकी रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट्स कहाँ कहाँ पड़ी हुई हैं इस वीक के लिहाज से। इसका प्रीवियस वीक जो ये गुजरा है, इसका लो जो था 2567 है, हाई इसका जो कल लगा 2716 है। और
प्रीवियस डे का हाई भी यही है, प्रीवियस डे का लो 2668 है जी। अब कल जो हमने ये सेल का जोन दिया था, यहां से हमने सेलिंग की कोशिश कराई थी। मार्केट इस एरिया में जाके तकरीबन 82 के पास फर्स्ट स्टेप में नीचे आई थी जी। यहां पे प्रॉफिट बुक करा के ब्रेक इवन का कहा था, और जब ब्रेक इवन करा दिया था फिर इसको ऑब्जर्व किया था। मैंने मैसेज किए सब ग्रुप्स में कि 2687 के ऊपर मार्केट स्टेबल हो रही है, फर्दर सेलिंग से गुरेज किया गया। और पिछली मैंने वीडियो में ये भी बताया था कि अगर ये जोन ब्रेक होता है तो फिर आप कैपिटल मैनेजमेंट के साथ यहाँ पे बैठना, और क्योंकि हम रिवर्सल ट्रेंड के अगेंस्ट बैठेंगे, तो हमने फिर 2704 से 2711 ये एरिया मार्क करना है। ये मेरा जो पहला एरिया था, ये टेक्निकल एरिया था, वो मेरा सेंटीमेंटल एरिया था कि इस एरिया से फिर ये मार्केट रिट्रेसमेंट देगी। और मार्केट ने एग्जैक्टली 2710 लगाने के बाद रिट्रेसमेंट दी, और डेली के मूव की पिन पॉइंट 61.8% रिट्रेसमेंट 2685 पे देने के बाद फिर ऊपर की तरफ चली गई। अब नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है, ये कल के इसी मूव पे ही यही बताएगा हमें कि क्या हो सकता है। अगर कल के मूव की रिट्रेसमेंट पे एक्सटेंशन लगाई जाए तो नेक्स्ट टारगेट 2717 वो तकरीबन लग गया रात में, और 2738, 2752, 2768 यहां तक के टारगेट हैं जी। अगर कैंडल पैटर्न देखा जाए, बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करें, अभी खैर मंथ खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन ये लॉन्ग विक कैंडल बनी है, हैमर टाइप, ऊपर खैर इसके विक है। और अगर ये मार्केट इस वीक में भी ऊपर जाके क्लोजिंग देती है तो ये तकरीबन ड्रैगन फ्लाई डोजी बन जाएगी, बनना चाहिए। वीक में देखें तो वीकली कैंडल मारोबूजो कैंडल है, नीचे माइनर सी वीक के ऊपर भी माइनर सी वीक है। मैं अगर ड्राइंग्स हटा दूं, ये देखें, इसको बड़ा कर दूं जी, और ऑर्डर ब्लॉक बनाया है वीकली में बाय का, बुलिश इनगल्फिंग है विद मारोबूजो कैंडल, स्ट्रांग बाय शो कर रहा है जी। डेली टाइम फ्रेम में देखें, 5 कैंडल बाय की हैं, और 5वीं कैंडल जो है वो मारोबूजो कैंडल है, स्ट्रांग बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन की अलामत है। तो मार्केट अप जा सकती है नेक्स्ट वीक भी। अब मंडे को वीक ओपन होना है, तो थोड़ा एहतियात करके मंडे को मार्केट के टेक्निकल्स, क्योंकि इन 2 दिन में कुछ भी और फंडामेंटल न्यूज, फंडामेंटल तो नहीं, जियोपॉलिटिकल न्यूज वेरी हो सकती हैं। अब अगर देखा जाए तो एक्सटेंशन के अकॉर्डिंगली 2718 लेवल बन, 27 और 38 नेक्स्ट टीपी बनता था इसका टारगेट, मतलब मार्केट यहां तक जा सकती है। ये आप विक देखें इसका, ये जो एकमुलेशन वाली जगह है, H4 के टाइम फ्रेम में मैं वापस आया हूं, ये रेजिस्टेंस होगी 2725, ये रेजिस्टेंस होगी। इसको टकरा के मार्केट किसी हद तक नीचे गिर सकती है। अदरवाइज मार्केट इस एरिया में आएगी, इस रेजिस्टेंस बैंड में आएगी, जो 32 और 30, इसकी विक भी साथ में लेते हैं फिर। H4 में हूं मैं जी, 47, 34 से 47, ये वाली एक रेजिस्टेंस
एरिया पड़ा हुआ है मार्केट में के लिए, ऊपर जाने के लिए। ठीक है, अगर मार्केट ये रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक करती है तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है इस टीपी के पास और इस टारगेट के पास वो इतनी बड़ी नहीं है। ठीक, अब ये एरिया थोड़ा बड़ा बन रहा है रिजेक्शन के लिए। अब एक्सटेंशन वाला जो ड्राइंग था वो मैंने खत्म कर दिया। अब इस एरिया में हम इसको प्रिसाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक, हम जाएंगे 2H टाइम फ्रेम में। यहां पे सेल का ऑर्डर ब्लॉक ढूंढेंगे। एक सेल का ऑर्डर ब्लॉक ऊपर है, एक सेल का ऑर्डर ब्लॉक ये है। ये बिल्कुल ठीक लगा हुआ है, जोन बड़ा है, मतलब $15 का ये जोन है। H1 में जाके इसको प्रिसाइज करें तो फिर कहां पे जाके बात बैठती है। जी, 42 तक है। 34, 32 से 42 थोड़ा इसको बड़ा करें, क्लियरिटी आएगी। ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस एरिया है। 32 से 42 यहां से रिजेक्शन मार्केट ले सकती है। इस जोन को एक तो पहले इसका कलर चेंज करते हैं, रेड किया, इसके बॉर्डर को भी रेड किया, और फिर इसका जो हमने 2742 है और नीचे 2732 है। ठीक है, ये एरिया 25 वाली जो रेजिस्टेंस है वो मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा मूव देगी, क्योंकि मैंने जितनी भी ट्रेडिंग की है, जब से एनालिसिस करता आ रहा हूँ, ट्रेडिंग करता आ रहा हूँ, 20s की रेंज में जब मार्केट होती है वहां से कोई रिजेक्शन इतनी खास नहीं मिलती। वहां से मार्केट बाय की तरफ बड़ा मूव देती है, सेल की तरफ कोई बड़ा मूव नहीं देती। सेल की तरफ जब भी बड़ा मूव आया है वो 32 से लेके 38 39 इस रेंज रीजन से आता है। ये मेरा एक सेंटिमेंटल एरिया है। इस पॉइंट को अगर आप सुन रहे हैं गौर से तो इसको याद रखिएगा, और इसको बैक ट्रैक करके भी देख सकते हैं। गोल्ड में ये चीज काफी हद तक काम करती है। और 87 पे खैर रिट्रेसमेंट लेवल भी था एक, और इनगल्फिंग पैटर्न भी था, और 87 भी मेरा सेंटिमेंटल एरिया है। वहां से मैं उस सेल या बाय की कंफर्मेशन लेता होता हूं। और 52 53 ये भी मेरा सेंटिमेंटल है। जब मार्केट इसके ऊपर स्टे करती है 52 के ऊपर तो फिर वो 60 59 से रिजेक्शन ले जाए तो ले जाए, अदरवाइज फिर अगर वो 60 क्रॉस करते तो फिर 70 80 87 तक निकलती है। ये मैंने पिछले दिनों वॉइस भी की थी और मार्केट वैसे ही चली। ठीक, इन एरियाज में टेक्निकल कम और एक्सपीरियंस और सेंटिमेंट ज्यादा है। और साथ में अगर टेक्निकल और रेजिस्टेंस लेवल भी आ जाए तो फिर मजा ही आ जाता है। जी फ्रेंड्स, इसमें टेक्स्ट लिख दें रिजेक्शन, यहां से 2732 से 2742। एक चीज याद रखिएगा कि 26 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप के केस की हियरिंग है न्यूयॉर्क। कोई मनी लॉन्ड्रिंग या करप्शन का कोई केस था। अगर मार्केट उस टाइम टॉप पे थी, हो सकता है कि मार्केट ऑल ऑफ सडन $40 50 नीचे गिर जाए। और वो एक एरिया तो ये भी बन सकता है जो है अभी मार्क कर रहा हूं। और एक एरिया अगर मैं इसको डेली की सेल इनगल्फिंग देखूंगा, ऊपर वीकली सेल इनगल्फिंग भी पड़ी है, लेकिन हम एंट्री तो डेली की
सेल इनगल्फिंग से लेंगे। हाँ, बिल्कुल डेली की सेल इनगल्फिंग के ऊपर है। और ये 24-25 मतलब यहाँ से थोड़ी सी, यहाँ से भी आ सकती है रिजेक्शन, लेकिन ये रिजेक्शन कोई बड़ी नहीं होगी। ऊपर से फिर रिजेक्शन आएगी। और नेक्स्ट इसका जो रिजेक्शन एरिया है वो है 2770 टी से लेके 2785। ये नेक्स्ट रिजेक्शन एरिया में मार्क कर रहा हूं डेली की इनगल्फिंग के हवाले से। और इसको फिर मैं जाके देखूंगा H4 में या 2H में, 2770 से लेके 2785। ठीक। अभी इसके कोऑर्डिनेट्स मैं नहीं लगाऊंगा, मैं जाऊंगा अब H4 में। जी, H4 में इस जगह पीछे चार्ट घुमाना पड़ेगा। जी, तो इसको अगर हम थोड़ा प्रिसाइज करेंगे तो H4 में ये एरिया 2782 से लेके 2788 बनेगा। तो क्योंकि यहां से हम थोड़ा बड़ा टारगेट रखेंगे, 88 89 इतना एसएल रखेंगे। ठीक है, ये एरिया भी ठीक है। जब मार्केट यहाँ पहुंचेगी तो फिर इसको हम यहाँ से रिजेक्शन इसकी देखेंगे। हाँ, अगर यहाँ पे डबल टॉप बना के नीचे आने की कोशिश करती तो मार्केट तकरीबन तकरीबन 50-100 डॉलर नीचे आ सकती है। अदरवाइज अगर इसको ब्रेक करती है तो इसके नेक्स्ट टारगेट 2837 और 2911 और 2950 ये रहेंगे अगर ये वाला एरिया ब्रेक करती है। जी फ्रेंड्स, गोल्ड का एनालिसिस कंप्लीट हुआ। हाँ, ये नहीं बताया आपको कि बाय कहाँ से लेनी है। जी, बाय मेरे नज़दीक बाय आपको 2710 से लेके 2703 इस एरिया से आपको बाय ले लेनी चाहिए। कलर इसको मैं ग्रीन दे दूंगा। ये 2710 और 2703 और 2703 से 2710 ये पॉसिबल बाय एरिया होगा हमारा नेक्स्ट वीक के लिए। अगर मंडे के लिए और नेक्स्ट वीक के लिए अगर हम देखें तो मेरे ख्याल में मार्केट, क्योंकि सब जितने भी डेली टाइम फ्रेम अपना डेली के कैंडल्स हैं वो साथ साथ रिट्रेसमेंट करके आई है। जिस तरह आपने फ्राइडे को भी देखा, मार्केट 2710 लगाने के बाद 2685 पे अपने रिट्रेसमेंट करके फिर अपने हाई पे आ गई। अगर कोई सुबह उठ के देखे कि ये तो मारुफूजो कैंडल है, इसने कोई रिट्रेसमेंट नहीं दी, भाई वो रिट्रेसमेंट अपनी कंप्लीट करके फिर ऊपर आके खड़ी हुई है। तो ऐसी सूरत में रिट्रेसमेंट नहीं देखते होते, वो उसी दिन अपनी रिट्रेसमेंट कर चुकी होती है मार्केट। जी फ्रेंड्स, ये हमारे एरियाज हैं। ठीक, इस पे भी मैं लिख दूं आपको रिजेक्शन 2770 से 2785, 2785 ये एक रिजेक्शन है।
अगर इस एरिया से ऊपर मार्केट निकल जाती है तो फिर चांस सेल के खत्म है। ये फ्रेंड नेक्स्ट पेयर हमारा क्रूड ऑयल पे हमने फ्राइडे को ये बाय का जोन दिया था, बाय के जोन के साथ हमने ये दिया था सेल का जोन। बाय के जोन को पिन पॉइंट टच करके मार्केट ऊपर गई और ऊपर सेल के जोन से वापस सेल आ रही है। अब हम इसको अगर हम देखें वीकली टाइम फ्रेम में, तो वीकली टाइम फ्रेम में इसने बुलिश इनगल्फिंग बाय का ऑर्डर ब्लॉक बनाया है। मार्केट फर्दर बाय जाएगी। अगर मार्केट नीचे आती भी है तो आप इसको 70.2 से लेके 70 से लेके 70.2 और नीचे अगर H4 के अकॉर्डिंगली देखें हम कहां से बाय करेंगे, ऊपर से इसको रिजेक्शन देखेंगे। ऊपर जो 74 और 75 वाला एरिया ये भी रिजेक्शन का एरिया है और ऊपर जो सेल करनी है वो सप्लाई जोन से करेंगे। 60 76.5 से 77.5 के एरिया राउंड अबाउट ये बन रहा है, यहाँ से हम इसको सेल करेंगे। बेसिकली जो टेक्निकल एरिया बन रहा है वो 76.41 से 77.50 ये बन रहा है। अभी इसको हम H4 के अकॉर्डिंगली देखें 70.4 से भी हम बाय कर सकते हैं। अगर डेली के अकॉर्डिंगली हम देखें इसको तो 69.9 और नीचे 69.2, मतलब हम नेक्स्ट बाइंग एरिया 69.2 से 70.4 ये हमारा बन जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट सेट करता हूं 69.20 से लेके 70.40 ये हमारा बाय का एरिया बनेगा नेक्स्ट वीक के लिए। और इसके मैं टेक्स्ट भी चेंज कर देता हूं 69.2 से लेके 70.40 ये बाय का एरिया बनेगा। ऊपर ये रिजेक्शन है, इसको मैं रिजेक्शन ही लिखूं। और ऊपर भी रिजेक्शन है। सेल यहां से करेंगे टॉप से। इतनी जल्दी सेल में नहीं जाना। जियोपॉलिटिकल इवेंट्स जो चल रहे हैं और जो टेंशन चल रही हैं उसमें ये ऊपर जा सकता है। जी फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेयर हमारा यूरो यूएसटी पे मैंने यहाँ पे बाय का जोन दिया था 1.05 से 1.053 और साथ में बोला था कि 1.039 का एसएल लाजमी रखिएगा क्योंकि न्यूज़ डेटा काफ़ी है। और ये अच्छा बाइंग एरिया था, लेकिन कल न्यूज़ की वजह से एक तो डॉलर अपना यूएस डॉलर ने अपना 2 साल हाई लगाया है। 108.09 तक हाई लगाया, जो इसका 2 साल हाई रिकॉर्ड है। और यूरो काफी वीक हुआ। मैंने पहले भी बात की है कि अपने पिछले एनालिसिस में कि यूरो काफी डाउन जा रहा है, इसको रिकवर करना चाहिए। अब ये रिकवर करेगा तो तभी कुछ यूरो यूएसटी का बन सकता है। अभी जो इसने कल सेल की मूव दी है उसका इसने रिट्रेस किया 61.8। अगर इसको ऊपर ब्रेक करता है तो मार्केट ये ऊपर जा सकती है, मतलब फिर 1.051 तक इस ऑर्डर ब्लॉक तक जा सकती है। और अगर इसको ब्रेक नहीं करता तो मार्केट यहीं से दोबारा सेल आ सकती है टेक्निकली। और ये नीचे अगर इस पे एक्सटेंशन लगाई जाए तो सेलर के लिए काफी कंसर्निंग चीज है। वो ये है कि ये 1.02 तक नीचे गिर सकती है। इसके एक्सटेंशन के टीपी ये बन रहे हैं, ये मैंने नीचे लगाए हुए हैं। 1.02 इसका सेकंड टीपी बनेगा। तो लिहाजा इस पॉइंट पे आपने गौर करना है, खासा गौर करना है। अब मैं इसको पहले तो इसका कलर चेंज करूं। ठीक, रेड किया, इसको भी। और 1.04
1.042 से लेके 1.043, ये इसका छोटा सा सेल का एरिया है। 1.042 से लेके 1.0445 ये एरिया बन रहा है। और कोऑर्डिनेट, हाँ तकरीबन यही बना है। ये एरिया इसका बनेगा। यहां से इसकी सेल ने अगर इसके ऊपर मार्केट स्टे करती है तो फिर मार्केट का नेक्स्ट एरिया ये है। और ये डिसेंडिंग लाइन जो इसको H4 में नीचे धकेल रही है यूरो यूएसडी को। अब ये मैं थोड़ी ये वाली रेंज आपको हटा देता हूँ क्लियरिटी के लिए। ये रिट्रेसमेंट भी हटा देता हूँ। इसके ऊपर मार्केट आके स्टे कर जाए, इस ऑर्डर ब्लॉक को फेल करे और ऊपर स्टे कर जाए और टेस्ट करके ऊपर जाने लगे तो फिर है। अब एक और कंसर्निंग चीज है कि रेट कट्स का सीजन चल ही रहा है और रेट कट्स में यूएस ने रेट कट करना है, लेकिन उससे पहले यूरो ने रेट कट करना है। दिसंबर के मंथ में पहले यूरो का रेट कट होना है, उसके बाद यूएसडी का रेट कट होना है। तो यूरो का जब रेट कट होगा, चांसेस ये बन सकते हैं कि ये फर्दर नीचे स्लाइड कर जाए। तो इसको ट्रेड करते हुए अगर जिनकी बाय है ऐसा ले लिया, वेल एंड गुड, उन्होंने डिप से बाय पकड़ के प्रॉफिट कर लिया होगा, या वो टॉप से फिर सेल में बैठ गए होंगे। अदरवाइज वो इस एरिया को नजर में रखें, इस एरिया के, यार यहाँ पे ये लिखा गलत गया, तो इस एरिया के ऊपर मार्केट जाएगी तो मार्केट फर्दर ऊपर जा सकती है 1.051 तक, और इसको ब्रेक करके फिर ऊपर का सफर शुरू करेगी। अदरवाइज मार्केट अगर यहाँ से रिजेक्शन दोबारा लेती है तो बाय वाले जिनने कैपिटल मैनेजमेंट नहीं की हुई तो उनको हेज करना पड़ेगा या लॉस बुक करना पड़ेगा। जी फ्रेंड्स, वीकली एनालिसिस में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।